नमस्कार दोस्तों, हेल्पलाइन सीएससी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा अतिथि शिक्षक रिक्वायरमेंट 2022। इसमें हम विस्तृत जानकारी लेंगे। इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी कर सकते हैं और आधार ई-केवाईसी कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, इस पर हम आप विस्तृत चर्चा करेंगे और कौन कौन फॉर्म भर सकता है। जैसे सबसे पहले आधार कार्ड, फिर समग्र गाड़ी, फिर परिवार की समग्र गाड़ी चाहिए इसमें, ठीक है। जो हितग्राही होगा उसकी भी आईडी चाहिए और उसके पूरे परिवार की भी आईडी चाहिए, ठीक है। और 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, स्नातक यानी कि जो आपने बीए, बीकॉम, बीएससी किया है, यूजी कहते हैं उसे, उसकी मार्कशीट चाहिए। और एक पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे आपने एमए किया हो, एमकॉम, एमएससी वगैरह, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो वो भी चाहिए। फिर इसके बाद बैंक की पासबुक अनिवार्य नहीं है पर अभी नहीं चाहिए, जब आपको जब स्कूल मिल जाएगा इसके बाद चाहिए। पासपोर्ट साइज की फ़ोटो और मोबाइल नंबर होना अति आवश्यक है। इस पर ओटीपी जाएगी और इसी के द्वारा यूज़र आईडी पासवर्ड बनाया जाएगा, ठीक है। अब इसकी देखते हैं प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से हम फॉर्म भरेंगे और आगे प्रोसेस क्या रहेगी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले GFMS पोर्टल पर अपनी जानकारी भरें, जैसे कि व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक जानकारी और अनुभव के संबंधित जानकारी। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें। यदि आप पहले किसी वर्ष रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको फिर से नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यदि आपने किसी वर्ष पहले किया था रजिस्ट्रेशन तो आपको वही आईडी पासवर्ड लगेगा, और आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो वो कैसे निकालना है उसकी जानकारी भी हम इसी वीडियो में आगे देंगे, ठीक है। सेकंड नंबर में फिर करेंगे हम क्या, ई-केवाईसी कैसे होती है वो भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे उसमें, ठीक है। आधार ई-केवाईसी के लिए अपने आधार कार्ड नंबर और समग्र गाड़ी को पोर्टल पर अपडेट करें और इसका प्रिंट आउट भी निकाल लें। जो आप लोग केवाईसी करते हैं, केवाईसी करेंगे तो उसमें समग्र आईडी, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। समग्र गाड़ी में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि समग्र गाड़ी में भी मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपके आधार कार्ड में भी मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। यदि आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर जाकर, कंप्यूटर के संचालकों की दुकान पर जाकर आप अपने आधार कार्ड बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट डिवाइस से भी कर सकते हैं केवाईसी, ठीक है। और इसके बाद फिर जब हमारे पास प्रिंट आउट हो जाएगा तो फिर हमें इसके बाद दस्तावेज का परीक्षण करवाना है। दस्तावेज का परीक्षण क्या होता है कि जब हम इसका प्रिंट आउट ले जाएंगे, केवाईसी ले जाएंगे, इसके साथ जो ऊपर दिए गए डॉक्यूमेंट मैंने बताया जो आपको, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाना है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे। इसमें आपको देखना है आधार कार्ड, फर्स्ट नंबर पे आधार कार्ड आपके पास रहेगा। इसके बाद समग्र सदस्य आईडी, जिसका फॉर्म भर रहा है उस हितग्राही की आईडी भी होना चाहिए। इसके बाद परिवार आईडी भी होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और बीए बीकॉम की मार्कशीट होना चाहिए, जो भी हो आपके पास। यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है उसकी भी मार्कशीट, और हाँ डीएड बीएड जिसने भी किया है उसकी भी मार्कशीट होनी चाहिए। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो ले सकते हैं आप। उसके बाद आय जाति निवासी, जो इसमें नोट नहीं है, जो मैं अपने एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, जो लगते हैं। आय जाति निवासी, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए उसको। बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके आपको अपने संकुल प्राचार्य के पास, जो आपके संकुल टीचर हों, आपके जहाँ के लगते हों। हाँ, एक चीज़ और है इसमें, यदि आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं मैं कि जैसे आप टीकमगढ़ जिला से हैं, ठीक है, और जी हमारा छतरपुर जिला लगता है नौगांव तहसील के अंदर। तो नौगांव तहसील में जो हमारे संकुल प्राचार्य है, एक गर्ल्स स्कूल में हो रहा है इसके वेरिफिकेशन, दूसरे और जो अपने बॉयज़ स्कूल है हाई सेकेंडरी स्कूल में भी इसके वेरिफिकेशन हो रहे हैं। तो आप वहाँ पर भी अपने आवेदन का
दस्तावेज लेकर के वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और वेरिफिकेशन करवाने के साथ साथ आपको जब वेरिफिकेशन होता है तो उसके बाद आपको वेरिफिकेशन स्लिप लेना अनिवार्य है, क्योंकि आप जब आगे किसी स्कूल में जहाँ भी आप जाओगे तो वहाँ आपको अपने वेरिफिकेशन स्लिप लगना ही लगना है, अनिवार्य रूप से ही लगना है। ठीक है, यदि जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो इसके बाद फिर क्या करना है, उसकी आगे की प्रणाली देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, इसमें स्कोर कार्ड डाउनलोड करें। वेरिफिकेशन के पश्चात GFMS पोर्टल से अपने स्कोर कार्ड को डाउनलोड करें, प्रिंट आउट निकाल लें। ठीक है, जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा इसके 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर स्कोर कार्ड अपलोड होता है उस पर। यदि आपका तत्काल में नहीं निकलता तो आप परेशान मत हों, और 24 घंटे से 48 घंटे का समय लेता है डाउनलोड होने में। ठीक है, जब आपका स्कोर कार्ड डाउनलोड हो जाता है इसके बाद आगे की प्रोसेस कैसी होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही रहता है स्टूडेंट को, कोई भी हो, कि भाई अब हम क्या करेंगे, हमारे पास स्कोर कार्ड भी हो गया है। तो उसके आगे की भी प्रोसेस हम आपको पूरी जानकारी देंगे इसी वीडियो के अंदर, आप बने रहें, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। देखिए, इसके बाद हमें अपने स्कूल का चुनाव करना है कि हमें कौन सा स्कूल देखना है। तो उसके चुनाव करने से पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले आवेदन अपने विषय के अनुसार GFMS पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं। जिस स्कूल में सीट खाली है वहां जाकर अपने दस्तावेज वेरिफिकेशन करवाएं। देखो, जो आपको वेरिफिकेशन स्लिप मिलती है वो आपका प्रिंट आउट होगा, और आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट आपने एक फ़ाइल बनाकर जो वेरिफिकेशन मिलेगा तो वो डॉक्यूमेंट उसकी एक प्रति और बना लेना है। और इस पोर्टल से, गेस्ट फैकल्टी वाले इस पोर्टल से स्कूल की जानकारी लेना है कि कौन से स्कूल में कौन से सब्जेक्ट से और वैकेंसी खाली है या नहीं है। और जहाँ वैकेंसी खाली है वहाँ जा कर के आपको अपने डॉक्यूमेंट ले जाके वेरीफाई करवाना है, वहाँ जमा करना है। वेरीफायर होने के बाद जब आपके पास एक प्रति जमा हो जाएगी तो वहाँ पर स्कूल में भी जमा करना है आपको, एक अपने पास भी रखना है। ठीक है, इसके बाद जब आपको वहाँ उसी सब्जेक्ट में आपको उसी सब्जेक्ट में आपको जमा करने हैं डॉक्यूमेंट जिस सब्जेक्ट से आपने भर्ती की है। रिक्त पदों की जानकारी हम GFMS पोर्टल से ले सकते हैं, और जिस स्कूल में वैकेंसी खाली है वहाँ जा कर के वहाँ के टीचर से कांटेक्ट करके वो प्रति बना के, हम 2-3 प्रति बनाएंगे, उसमें से एक प्रति वहाँ जमा कर देना है, उसी सब्जेक्ट में जमा करना जिस सब्जेक्ट से आपने किया है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल से समझाओ, जैसे आपने BA में थे, ठीक है, आपने BA किया है तो BA में आपको सोशल साइंस मिल जाएगी पढ़ाने के लिए, BA में आपको सोशल साइंस मिल जाएगी। जैसे आपने BCom किया है तो उसमें भी आपको सोशल साइंस ही मिलेगी, क्योंकि वो 8 सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। हाँ, यदि उसके साथ आपके पास किसी विशेष सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि PG किया है, ठीक है, यानी कि PG जिसने किया है, PG वालों के लिए वो अलग से वर्ग 1 में देते हैं, और वर्ग 1 में जाने के बाद आपको वो अतिरिक्त सब्जेक्ट से विषय पढ़ाने को मिलता है। ठीक है, और अगर आपने BSc किया तो BSc अगर आप साइंस से हैं तो आपको साइंस का सब्जेक्ट मिल जाएगा पढ़ाने के लिए। लेकिन वहीं अगर आपने मैथ से किया है तो मैथ के लिए आपको मैथ का सब्जेक्ट मिल जाएगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जानकारी रहती हैं जी। और हाँ, लास्ट में आपको मैं जाते जाते एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दूं तो इसमें ये अभी तक कोई अनिवार्य नहीं किया गया है कि आपके पास D.Ed B.Ed है तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। तो इसमें आपके पास अगर B.Ed या D.Ed नहीं भी है, 12वीं है, उसके बाद ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, नहीं भी पोस्ट ग्रेजुएशन और 12वीं है और ग्रेजुएशन, तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं और वेरिफिकेशन करवा के अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल, और वहाँ जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास 12वीं लेवल की मार्कशीट है तो आपको प्राइमरी लेवल तक का पढ़ाने को मिल जाएगा, यानी कि 1 से 5 तक की क्लास में आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट है यानी कि BA BCom BSc है, इसमें से कोई एक डिग्री है, तो आप वर्ग 2 में पढ़ा सकते हैं, यानी कि 6 से लेकर 8वीं तक की क्लास में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आप 10वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ की कैटेगरी। अब आपको लास्ट में एक आपको सैलरी की भी बात बता दूं कि सैलरी के उसमें कितनी मिल रहा है। तो जो हमारी वर्ग 1 में रहेगी उसकी सैलरी
9,000 रुपये रहने वाली है, और वर्ग 2 में रहेगी उसकी 7,000 सैलरी रहने वाली है, और जो वर्ग 3 में आएगी उसकी सैलरी 5,000 रुपये निर्धारित की गई है गवर्नमेंट सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये आपको पूरी जानकारी रही इसकी, और इसमें आपको कोई डाउट वगैरह होता है तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे हम उसकी लिंक दे देंगे, तो वो आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। और इसमें एक लास्ट में जो अभी प्रॉब्लम चल रही है वो आ रही है आपके डेट ऑफ बर्थ को लेकर, आपके नाम को लेकर, आपके मम्मी के नाम को लेकर, आपके पेरेंट्स पापा के नाम को लेकर के। तो उसमें जो नाम गलत हो रहा है या डेट ऑफ बर्थ गलत हो रही है, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि जो नाम आपका आ रहा है वो आपकी मार्कशीट के वगैरह से नहीं आता, वो आपकी ई-केवाईसी के माध्यम से लिया जा रहा है। जैसे आपके समग्र गाड़ी में आपकी मम्मी का नाम जैसा होगा वैसा ही आएगा, जैसा आपके पापा का नाम होगा वैसा ही आएगा। यदि आप अपनी किसी तरीक़ा से अपनी प्रोफाइल अपडेट कराना चाहते हैं, नाम को लेकर, डेट ऑफ बर्थ को लेकर, मम्मी पापा के नाम को लेकर के, तो इसके लिए आपको अपनी समग्र आईडी और आधार कार्ड का करेक्शन करवाना होगा। इसके बाद जब आपकी केवाईसी होगी, केवाईसी के माध्यम से आपके पूरे नाम जैसे आप करवा लेते हैं 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से, वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल अभी हमारे इस GFMS पोर्टल से क्वालिफ़िकेशन अपडेट बस हो रहा है, इसके अलावा और कोई अपडेटिंग नहीं हो रही है, ना ही कोई फ़ाइल अपडेटिंग हो रही है, ना ही आपके किसी सेंटर के द्वारा की जा सकती है, ना ही संकुल प्राचार्य कर पा रहे हैं। क्योंकि जो सबसे पहले मेरे साथ ही प्रॉब्लम हुई, तब मैंने देखा और अपनी समग्र गाड़ी को अपडेट करवाया। समग्र गाड़ी अपडेट होने के बाद मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ सही हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।